नमस्कार एंड वेलकम इन केमिस्ट्री स्टडी। मेरा नाम डॉक्टर सुबेदार यादव है एंड आई एम ए फैकल्टी इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चुनार मिर्जापुर। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग का एक मेथड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर बॉन्डिंग के मेथड को हम समझें तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं। तो जब हम किसी एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो साल्ट बनता है, और दो या दो से अधिक साल्ट, टू और मोर देन टू साल्ट के सोल्यूशन को अगर हम जो स्टोइचियोमेट्रिक या सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में हों उनको इवेपोरेट करें तो एक नए तरह का क्रिस्टलाइन कंपाउंड निकल करके सामने आता है। ये जो नया क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना हुआ है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। एक को कहते हैं डबल साल्ट, दूसरे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि डबल साल्ट जो जो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं, जैसे अगर इसको किसी सॉल्वेंट में दोबारा से डिजॉल्व किया जाए तो इसके जो कांस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे देखिए ये एलम है K2SO4 L2SO4 का होल था H24H2O। अगर इसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए तो ये पोटेशियम टूट करके अलग हो जाता है, एल्युमिनियम टूट करके अलग हो जाता है, और सल्फेट आयन टूट करके सब अलग हो जाते हैं। इनको आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि इस आयन का टेस्ट आपको मिलता है। लेकिन वही दूसरे तरह का भी एक कंपाउंड बन करके सामने आता है, जिसको अगर किसी सॉल्वेंट या किसी वाटर या किसी अन्य सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए तो ये डिसोसिएट नहीं होते और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं, जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह की बॉन्डिंग होती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज हैं। सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है वर्नर्स की थ्योरी, दूसरी थ्योरी है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी। कोई भी थ्योरी एब्सोल्यूट नहीं है, सब थ्योरी कुछ न कुछ एक्सप्लेन करते हैं, सबके कुछ न कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम लोग वर्नर्स थ्योरी को समझेंगे, फिर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को समझेंगे, और मेन जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो वर्नर्स की थ्योरी है इसको एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर्स, इन्होंने 1893 में प्रपोज किया, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज ही 1896 में जे थॉमसन ने किया था। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले इस थ्योरी को अल्फ्रेड वर्नर ने प्रपोज किया और समझाया कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। और उन्होंने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बेसिकली उसमें दो तरह की बैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी बैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी बैलेंसी। जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है, और उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है और नॉन आयोनाइजेबल होती है, और हमेशा थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक स्ट्रक्चर को आप देखिए, COCl3 × 6NH3 है। इसमें तीन क्लोरीन को आप देखिए डॉटेड लाइन से जुड़ा गया है सेंट्रल एटम से, और जबकि 6NH3 जो है थिक लाइन से जुड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये तीन प्राइमरी वैलेंसी है जो आयोनाइजेबल होते हैं। अगर इसको आप किसी सॉल्वेंट में रिजॉल्व करेंगे तो तीनों Cl माइनस के रूप में निकल करके बाहर आ जाएंगे, जबकि ये 6NH3 जो है वो आयोनाइज नहीं होते। जो सबसे बड़ी खासियत है इस थ्योरी की वो ये कि इस थ्योरी की डिस्कवरी जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हुई थी। इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले किया गया था, और जबकि हम सभी जानते हैं कि बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इनको अल्फ्रेड वर्नर को 1913 में इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी केमिस्ट्री में दिया गया। वर्नर्स थ्योरी में बहुत सारे लिमिटेशंस थी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके बाद एक नई थ्योरी आई जिसको कहते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसे पॉलिन ने दिया, और ये थ्योरी बेसिकली कहता क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिगैंड, दूसरा होता है मेटल। जैसे यहाँ निकल टेट्राकार्बोन का एग्जांपल देखिए, मेटल है और इससे जुड़ा हुआ जो कार्बोनिल है वो लिगैंड है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि लिगैंड जो होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, और मेटल जो होता है उसका ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं निकल का कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया गया है, जिसमें ये सब ऑर्बिटल वैकेंट हैं। और जब लिगैंड जो है मेटल पर अप्रोच करता है तो एक लिगैंड एक लोन पेयर डोनेट करता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल मेटल के पास रहेंगे उतने लिगैंड उससे एक एक लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना सकते हैं। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरी बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगैंड के फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ बॉन्डिंग जो होती है वो ओवरलैपिंग की वजह से होती है। दूसरी बात यहाँ जो हमने लिखा है
कि कितने लिगेंड जुड़ेंगे मेटल के साथ, वो डिपेंड करता है कि कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं मेटल के पास। और जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे तो दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं, D2sp3 एंड sp3d2। ये डिपेंड करता है वीक फील्ड एंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पर। लेकिन इस थ्योरी की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कलर्ड। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कहीं भी जहाँ कलर दिखता है वहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। इसका मतलब दो अलग-अलग एनर्जी लेवल होना चाहिए, जहाँ लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर एनर्जी स्टेट में जाए और फिर वहाँ से रेडिएशन इमिट करते हुए लोअर एनर्जी स्टेट में रिटर्न हो, तभी आप कह सकते हैं कि वहाँ कलर दिखाई देगा। जबकि यहाँ सभी एनर्जी लेवल सेम है तो ये कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी आई, इसे बेथे एंड वान ब्लैक ने दिया। और ये थ्योरी कहती क्या है, ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से एकदम उलट। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कहती है कि मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि नो ओवरलैपिंग ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स। मेटल और ऑर्बिटल के मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करते। ये थ्योरी कहती है कि लिगेंड एक पॉइंटेज चार्ज, निगेटिवली चार्ज के रूप में कंसीडर किया जाता है और सेंट्रल मेटल एटम जो मेटल होता है उसको पॉजिटिव आयन के रूप में रिगार्ड किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और वही उसी को हम लोग बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ आप ये बात समझिए कि ये बॉन्ड सिर्फ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है, किसी भी तरह की ओवरलैपिंग यहाँ ऑर्बिटल की नहीं हो रही है। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो लिगेंड हमेशा अप्रोच करता है मेटल को। अगर लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेटल का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो मेटल के पास भी आउटर मोस्ट जो शेल होगा उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो जब लिगेंड अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले करके मेटल के पास जाता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। और इस रिपल्सिव फोर्स का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इसको समझिए। देखिए, जो रिपल्सिव फोर्स काम करता है मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जो मेटल का डी ऑर्बिटल है उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक को कहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन 5 ऑर्बिटल के शेप को अगर आप समझें, इसमें 3 ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड जो ऑर्बिटल होते हैं, ये ये डी एक्स जेड है, ये डी वाई जेड है, ये डी एक्स वाई है। ये 3 तरह के जो ऑर्बिटल होते हैं, इन तीनों के लोब जो होते हैं वो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, जबकि ये जो 2 ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के ऑर्बिटल जो हैं, इनके लोब अलोंग द एक्सिस होते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक लोब एक्स एक्सिस पर होगा, एक वाई एक्सिस पर होगा, जबकि डी जेड स्क्वायर में लोब जेड एक्सिस पर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेटल का डी ऑर्बिटल है उस डी ऑर्बिटल को 2 सेट में आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनके लोब इन बिटवीन एक्सिस हैं और 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनके लोब अलोंग द एक्सिस हैं। वहीं अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 6 लिगेंड जुड़े रहते हैं और जो 6 लिगेंड हैं वो 6 लिगेंड एक्सिस पर होते हैं, 2 एक्स एक्सिस पर, 2 वाई एक्सिस पर और 2 जेड एक्सिस पर। तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है मेटल पर, मेटल के आउटर जो सेल होते हैं वहाँ डी सब सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में और मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है और ये रिपल्सिव फोर्स 5 ऑर्बिटल है, 5वें ऑर्बिटल पे इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमने शुरू में एक्सप्लेन किया कि जो डी ऑर्बिटल हैं उनको 2 सेट में हम स्टडी करते हैं। 3 ऑर्बिटल ऐसे जिनके लोब इन बिटवीन एक्सिस डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, इसको हम लोग कहते हैं T2G। और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लोब अलोंग द एक्सिस होते हैं, जिनको हम EG कहते हैं। तो अब आप देखिए कि जो 2 ऑर्बिटल जो लोब पर हैं उनसे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का क्या रिपल्सन होगा, और 3 ऑर्बिटल जो इन बिटवीन एक्सिस हैं अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो उनसे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कैसा होगा। निश्चित तौर पर दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन डिफरेंट होगा। इन 3 ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनसे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन डिफरेंट होगा। अगर इन 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उनसे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन
और इनके इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन जो है वो टोटली डिफरेंट होगा। तो इन किस में रिपल्सन ज़्यादा होगा, किस में रिपल्सन कम होगा, इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि इन पांचों ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल लिगैंड के सबसे करीब होगा, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो लिगैंड से ज़्यादा रिपल्सन करेगा। तो चूंकि स्ट्रक्चर देखने से पता चलता है कि सभी 6 लिगैंड जो हैं वो अलोंग द एक्सिस हैं, एक्सिस पर हैं, 2 एक्स एक्सिस पर, 2 वाई एक्सिस पर, 2 जेड एक्सिस पर। और ये जो इजी ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये भी एक्सिस पर है, तो आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा इन कंपेरिजन टू T2G ऑर्बिटल। ये टी क्या है, ई क्या है, ए क्या है, ये सिमेट्री के अलग अलग टर्म हैं। इनको समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर कहीं एक ऑर्बिटल सिंगली डिजेनरेट अकेले ऑर्बिटल है तो उसको हम लोग सिमेट्री के टर्म में ए से डिनोट करते हैं, इसलिए एस को कभी कभी आप देखेंगे कि ए से डिनोट किया जाता है, और ई वहां डिनोट किया जाता है जहां दो ऑर्बिटल डीजेनरेट कंडीशन में रहते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि डी के केस में जो दो ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दोनों के ही लोब एक्सिस पर हैं, अलोंग द एक्सिस है, इसलिए इन दोनों को हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टी उनको कहते हैं, टी टर्म वहाँ यूज होता है जहाँ ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल की बात होती है, 3 ऑर्बिटल एक तरह के हों। तो पी के भी 3 ऑर्बिटल एक तरह के होते हैं, और डी के भी 3 ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड जो होते हैं वो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। तो ये 3 ऑर्बिटल भी एक तरह के होते हैं, इसलिए इन 3 ऑर्बिटल को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन 2 ऑर्बिटल को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात आती है कि T2 क्यों लिखा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले S आता है, इसके बाद P आता है, उसके बाद D आता है। तो P में भी 3 ऑर्बिटल हैं जो डिजेनरेट हैं, और D में भी 3 ऑर्बिटल हैं जो डिजेनरेट हैं, इसलिए P के ऑर्बिटल को T1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और D के ऑर्बिटल को T2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो T2 देखने से पता चल जाता है कि ये ऑर्बिटल जो ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं वो D के हैं। एक और टर्म यहाँ यूज होता है, इसको हम लोग जीरेट कहते हैं, जिसमें जीरेट का मतलब होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। जैसे ही मेटल पर 6 लिगैंड अप्रोच करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटल हम समझते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, और जो जो लिगैंड है वो निगेटिवली चार्ज है। तो निगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल हैं वो जैसे ही मेटल पर अप्रोच करते हैं तो मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करता है, और रिपल्सन की वजह से इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़नी शुरू होती है। तो आप देखिए कि एनर्जी बढ़ रही, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जहां से इन पांचों ऑर्बिटल में से चूंकि हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल को 2 सेट में हम स्टडी कर रहे हैं, T2G एंड EG। तो जो ऑर्बिटल EG या T2G में से जो ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्सन फील करेगा उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, जो कम रिपल्सन फील करेगा उसकी एनर्जी उसके कंपेरिजन में कम बढ़ेगी। तो चूंकि EG ऑर्बिटल जो हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये इनके लोब एक्सिस पर हैं और सभी लिगैंड भी एक्सिस पर हैं, तो इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर है तो ज्यादा रिपल्सन होगा, इसलिए EG की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी T2G के कंपेरिजन में। तो आप कह सकते हैं कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल था वो नॉन डीजेनरेट हो चुका है, 2 सेट में ब्रेक हो चुका है। जो इनका मिड पोर्शन होता है, एवरेज पोर्शन होता है, उसको हम लोग बैरी सेंटर के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप जनरेट होता है उसको हम लोग डेल्टा O के नाम से O से डिनोट करते हैं। और बैरी सेंटर से जितना बिलो एनर्जी हुई है T2G की वो होते हैं -0.4 डेल्टा O, और EG की जितना एनर्जी बढ़ी है होती है +0.6 डेल्टा O। तो ये है एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के बाद की सिचुएशन है। देख लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के बाद ये सिचुएशन है डी ऑर्बिटल की, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने से पहले डी ऑर्बिटल की सिचुएशन ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसके सेंटर में एक मेटल है और इससे 6 लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। स्ट्रक्चर देखने से जो बात समझ में आती है वो ये कि सभी 6 लिगैंड्स आर अलोंग द एक्सिस। इसमें देखिए अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानिए तो दो लिगैंड आपको एक्स एक्सिस पर दिखेंगे, अगर आप इसको वाई एक्सिस मानिए तो 2 लिगैंड आपको वाई एक्सिस पर दिखेंगे, अगर आप इसको जेड एक्सिस मानिए तो 2 लिगैंड आपके जेड एक्सिस पर मिलेंगे। तो इससे इसके क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग पर क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रक्चर को देख करके कैसे आप समझेंगे कि क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। चूंकि क्रिस्टल फिल थ्योरी ये कहती है कि लिगैंड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड and metals are positively charged and there is electrostatic force of attraction between metal and ligand। इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जब ये लिगैंड अप्रोच करते हैं मेटल को, तो जो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं
उनके और जो मेटल का डी ऑर्बिटल जो सबसे आउटर मोस्ट सबसेल होता है उस समय, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम करता है। तो इस रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि चूंकि जब हम मेटल के डी ऑर्बिटल को देखते हैं तो डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो डी ऑर्बिटल 2 सेट में होता है। डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर 2 सेट में होते हैं। एक सेट होता है DXY, DXZ, DYZ, जिसमें इन तीनों ऑर्बिटल के लोब इन बिटवीन एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं, और दूसरा होता है DX2, Y2 एंड DZ2, जिनके लोब अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं। तो जिनको हम लोग कहते हैं 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल जो होता है उसको हम लोग EG से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 3 ऑर्बिटल एक तरह के देखते हैं उनको T2G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो EG ऑर्बिटल होते हैं उनके लोब अलोंग द एक्सिस हैं, और सभी लिगेंड भी एक्सिस पर से ही अप्रोच कर रहे हैं मेटल को। तो वो आप कह सकते हैं कि EG ऑर्बिटल लिगेंड के ज्यादा नजदीक होंगे, उनमें ज्यादा रिपल्सन होगा, उनके अगर उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उनमें ज्यादा रिपल्सन होगा इन कंपेरिजन टू T2G ऑर्बिटल। इसीलिए जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल पर, तो EG ऑर्बिटल में के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रिपल्सन होता है, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू T2G ऑर्बिटल। जो डीजेनरेट ऑर्बिटल था D का, वो 2 सेट ऑफ नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में ब्रेक हो जाता है, एक T2G दूसरा EG। दूसरी बात स्ट्रक्चर देखने से क्या समझ में आती है कि क्यों हम ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G लिखते हैं जबकि EG लिखते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल के केस में T2 एंड E लिखते हैं, G नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन को समझ स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। तो चूंकि एनर्जी जो है वो वेटेड एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी होती है बेरी सेंटर, उससे लेस हो जाती है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और हमने अभी बताया कि डेल्टा वो T2G और EG के बीच का जो गैप है उसको डेल्टा O से ऑक्टाहेड्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एनर्जी गैप है T2G और EG डेल्टा O, वो डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पर। एक होता है नेचर ऑफ लिगेंड्स, दूसरा होता है चार्ज ऑन मेटल आयन, तीसरा होता है मेटल फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट किस कैटेगरी का है। तो जब हम नेचर ऑफ लिगेंड की बात करते हैं तो लिगेंड का नेचर 2 तरह का हो सकता है। एक को हम लोग कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड, दूसरे कहते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड की स्ट्रेंथ को आधार बना करके बनाई गई है, जिसमें स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर है तो एनर्जी गैप T2G EG के बीच में बहुत ज्यादा होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप दोनों के बीच में कम होगा। चार्ज ऑन मेटल, जितना ज्यादा मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा लिगेंड उसको अप्रोच करेगा, और जितना ज्यादा लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, उतना ही मेटल का डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए T2G और EG के बीच एनर्जी गैप भी उतना ही ज्यादा होगा। जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल है, इन पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर ट्रांजिशन मेटल के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो को देखें तो जितनी छोटी साइज होगी उतना ज्यादा अप्रोच करेगा लिगेंड, जितनी बड़ी साइज होगी मेटल की उतना कम अप्रोच करेगा। तो इस पर भी एनर्जी गैप डिपेंड करता है। जब ऑर्बिटल T2G और EG में डिवाइड हो जाता है तो जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, जो डी जनरेट थे, 5 ऑर्बिटल थे उसमें इलेक्ट्रॉन थे, वो किस में जाएंगे, T2G में जाएंगे कि EG में जाएंगे, सबसे पहले किस में जाएंगे। तो हुन रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू होती है। तो शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन T2G में जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन T2G में, चूंकि 3 ऑर्बिटल है तो 3 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे। लेकिन जब चौथे इलेक्ट्रॉन की बात आती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि डेल्टा O की एनर्जी P से ज्यादा है या डेल्टा O की एनर्जी P से कम है। ये P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो डेफिनेटली चौथा इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में पेयर करेगा, और अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी P ऑर्बिटल में नहीं, D ऑर्बिटल में पेयर करेगा, तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं तो उनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। तो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो पेयर करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और EG ऑर्बिटल में जाने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन चौथा वाला कहाँ जाएगा। और ये डिपेंड करता है इन सब फैक्टर्स पर, डेल्टा O पर, और डेल्टा O डिपेंड करता है इन सब फैक्टर्स पर जिस पर जिसका डिस्कशन हो चुका है। तो इस बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो होता है इक्वल टू -0.4 n, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ n T2G के इलेक्ट्रॉन को बताता है, प्लस 0.6 n
n बताता है Eg में कितने इलेक्ट्रॉन। ये जो दूसरी बात है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ दो चीज़ें समझनी है कि अगर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D5 है, मतलब मेटल के d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और आपका लिगैंड वीक फील्ड है, तो कॉम्प्लेक्स कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी। अगर मेटल का D कॉन्फ़िगरेशन है तो चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हो चाहे वीक फील्ड लिगैंड हो, दोनों ही केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं दो अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। एक हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, K4Fe का होल 6 एंड दूसरा लेते हैं कि आयरन का ही लेते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम आयरन ही है दोनों के केस में। एक में H2O है जो वीक फील्ड लिगैंड है, दूसरे में साइनाइड है जो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है। तो इन दोनों को डिस्कस करते हैं। K4Fe6 को अगर हम लेते हैं, K4Fe का 6 अगर हम लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो आयरन होता है उसका एटॉमिक नंबर है 26। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, यह है आयरन का कॉन्फ़िगरेशन जब वो फ्री स्टेट में है। लेकिन अगर आयरन में इस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा जो है 4s के, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको हो जाएगा 3d6 4s 0 एंड 4p भी होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये d का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये d ऑर्बिटल T2g एंड Eg में ब्रेक हो जाता है। तो इसको आप देखिए, यहाँ ये 3 ऑर्बिटल होंगे जो T2g के होंगे, T2g के, और यहाँ 2 ऑर्बिटल होंगे जो Eg के होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं dx² y² एंड dz²। अब अगर यहाँ, और ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है, अगर इसको हम देखें कि इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उनको अगर भरना है और यहाँ बेरी सेंटर होता है जिसको हम लोग समझते हैं ये है बेरी सेंटर, और इनके बीच का जो गैप है इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा O है। ये डेल्टा O गैप हो गया। तो अगर इन 6 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरना हो इन ऑर्बिटल्स में, तो सबसे पहले चूंकि सबसे कम एनर्जी T2g की है तो यहाँ से भरना शुरू होगा 1 2 3। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन अगर भरना हो तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ Eg में जाएगा या चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर होगा। तो किस में जाएगा, क्या Eg में जाएगा कि T2g में पेयर होगा? दैट डिपेंड्स कि डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है P से या डेल्टा O की वैल्यू लेस है P से। इस केस में चूंकि साइनाइड जो लिगैंड लिया गया है, ये लिगैंड आप देखिए, ये लिगैंड है साइनाइड। ये लिगैंड एक स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, जैसा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पीछे डिस्कस किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है जहां डेल्टा O की वैल्यू P से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर्ड होंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन Eg में नहीं जाएगा। तो चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर इसका कैलकुलेट करना हो तो कहेंगे जो फार्मूला पीछे डिस्कस किया गया है -0.4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें n की वैल्यू 6 है, 6 प्लस ऊपर होता है 0.6 मल्टीप्लाइड बाई कोई इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी वैल्यू 0। तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2.4। तो ये वैल्यू आ जाएगी, आपको ये वैल्यू मिलेगी क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। तो आप देखिए कि ये माइनस में वैल्यू है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। अब अगर हम दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखें, या फिर H2O का होल 6 है और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो शुरू में हमने समझा था कॉन्फ़िगरेशन Fe के केस में, यहाँ इसे कॉन्फ़िगरेशन करते करते पिछले वाले एग्जाम्पल हम लोग आए थे, तो आया था 4s2 एंड 3d6। ये फ्री मेटल का था, लेकिन अगर आयरन पर +2 चार्ज आ जाए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाए,
तो 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकले हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा हो 4s से। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकल करके आपके सामने आएगा 3d6 4s0 एंड 4p0। 4p ऑर्बिटल होगा जो जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस 3d6 जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल को अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा कि जैसे ही ये वाटर जो लिगैंड है, जैसे ही मेटल पर अप्रोच करेगा, इसका जो डीजेनरेट ऑर्बिटल 5 वो नॉन डीजेनरेट हो जाएगा और 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक हो जाएगा। और एक ऑर्बिटल होगा जिसको हम लोग कहेंगे T2g, ये T2g हो गया। और दूसरा जिसमें 2 ऑर्बिटल होंगे dx2 y2 एंड dz2, इसको हम लोग कहेंगे Eg। तो ये हो गया आपका Eg ऑर्बिटल। और दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से। ये सब बात भी डिस्कस हो चुकी है। और यहाँ जो सेंटर है, इसको हम लोग बेरी सेंटर के नाम से जानते हैं, BARI, बेरी सेंटर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से यहाँ का एनर्जी गैप जो घटा है वो -0.4 डेल्टा O है। और जो इतना एनर्जी गैप जो इसका बढ़ा है, इसको कहते हैं +0.6 डेल्टा O। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, और ये एनर्जी का लेवल है इन ऑर्बिटल्स का। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर इन नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल में भरना हो तो कैसे भरा जाएगा? हुन रूल के अकॉर्डिंग जिसकी एनर्जी कम है, सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब चौथे इलेक्ट्रॉन के भरने की बात आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें होगा कि T2g में जाएगा। वो डिपेंड करता है इस बात पर कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P है कि डेल्टा O इज लेस देन P है। तो इस पर डिपेंड करता है। और हम सभी जानते हैं कि डेल्टा O की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, इसको पीछे डिस्कस किया गया है। उसमें एक फैक्टर है लिगैंड। ये लिगैंड H2O जो है, ये जो H2O लिगैंड है, ये एक वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है। तो हम जानते हैं कि वीक फील्ड लिगैंड के केस में क्या होता है, हमेशा डेल्टा O जो होता है वो लेस होता है P से। ये कंडीशन फुलफिल होती है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करना चाहेगा तो यहाँ पेयर करना चाहेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब यहाँ जाना चाहेगा तो उसको कम एनर्जी चाहिए, इसलिए यहाँ कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रॉन वहीं जाना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ मूव कर रहेगा और छठवां इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पेयर करेगा। तो अगर इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या मिलेगा, -0.4 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू यहाँ कितना है, 1 2 3 4 हो गई। अब प्लस यहाँ क्या हो गया 0.6 और n की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखिए। तो आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी -1.6 और इनकी वैल्यू आ जाएगी +1.2। अब दोनों को आप ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.4। तो आप कह सकते हैं कि देखिए कि दोनों ही केस में D6 कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन लिगैंड की स्ट्रेंथ चेंज हो गई। यहाँ वीक फील्ड लिगैंड हो गया जबकि पिछले के केस में स्ट्रांग फील्ड लिगैंड था। तो दोनों का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिफरेंट आ गया, इसलिए दोनों की स्टेबिलिटी भी अलग अलग होगी।